बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मॉडलिंग एंड सिमुलेशन कोर्स में आज हम टॉपिक देखेंगे सिस्टम एनालिसिस। प्रीवियसली आपको पता है हमने मॉडलिंग एंड सिमुलेशन बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे और हमें आइडिया हुआ कि मॉडलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स और सिमुलेशन क्या है जी, वो एक ओवर द टाइम सिस्टम कैसे बिहेव करता है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स वो हम इमिटेट करते हैं। ठीक है, तो अब सिस्टम एनालिसिस आपको प्रीवियस अपने सब्जेक्ट से आपको पता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने पढ़ा हुआ है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं। जब भी हमने कोई सिस्टम, कोई चीज़, कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन डेवलप करना होती है तो एनालिसिस फेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, द सेम थिंग इज हेयर। जब भी हमने कोई मॉडल बनाना है, जब भी हमने कोई सिमुलेशन परफॉर्म करनी है, कोई सिस्टम का बिहेवियर हमने देखना है बाय सिमुलेशन, वाया सिमुलेशन, तो सिमुलेशन और मॉडलिंग से पहले हम सिस्टम को एनालाइज करते हैं। एनालिसिस इज द इंपॉर्टेंट part, rather not simply important, it is very important part. System analysis is a crucial phase in the process of modeling and simulation, providing a structured approach to understanding, designing and optimizing complex system. तो सिस्टम एनालिसिस जो है ये हमें सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में, डिजाइन करने में, ऑप्टिमाइज करने में हेल्प आउट करता है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, जायजा लेने से, एनालिसिस करने से, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से कई चीजें समझ आ जाती हैं। It serves as the foundation for the development of accurate models and the subsequent simulation of these model. तो ये जो एनालिसिस फेज है ये हमें एक बुनियाद प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है सिस्टम को एक्यूरेटली मॉडल करने के लिए। ठीक है जी, और फिर उसका जो सबसीक्वेंट, जो उसका फर्दर मॉडलिंग के बाद सिमुलेशन आती है। हमने पहले भी देखा था कि मॉडलिंग इज प्रीकर्सर और प्री रेक्विजिट फॉर सिमुलेशन। तो मॉडलिंग के बाद जो सिमुलेशन है उसको भी सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए सिस्टम एनालिसिस एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, एक यू कैन से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, बड़ी सादा सी मिसाल है। एक आप फर्ज करें पंजाबी में बात करें, मैं कहता हूँ जी आओ चलिए या आओ चलें, उर्दू कह लें, पंजाबी कह लें, मैं कहता हूँ आओ चलें, आप कहते हैं चलें। ठीक है, तो अगर आपने पूछा ही नहीं जाना कहाँ पे, अगर आपने उसको समझा ही नहीं जाना कहाँ पे, तो फिर समझ लें कि आपने एक मिस्टेक कर दी। मैं कहता हूँ आओ चलिए, आप कहते हैं चलो जी चलिए। अब मैं आपको कहीं ले जाता हूँ, आपने घर पहुँचा था टाइम से, मैं वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो पहले आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, पहले आपको एनालाइज करना चाहिए। यू आल्सो हैव अ मीटिंग आफ्टर एन आवर, तो आपको देखना है कि जी घंटे तक हम वहाँ से वापस आ जाएंगे जहाँ हम जा रहे हैं। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा वहाँ पर जाना फिजिबल भी है, अप्रोप्रिएट भी है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन डेली रूटीन का काम है एनालिसिस करना। लेकिन यहाँ पे मॉडलिंग सिमुलेशन में हम स्पेसिफिकली और जिसे कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वे में, प्रॉपर वे में उसको एनालाइज करेंगे सिस्टम को। In the context of modeling and simulation, system analysis involves a systematic examination of the target system's components. हम जो हमारा सिस्टम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, टारगेट सिस्टम है हमारा, उसके कंपोनेंट्स को हम एग्जामिन करते हैं। उन कंपोनेंट्स की आपस की इंटरेक्शन उसको एग्जामिन करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। और फिर इंटरेक्शन के बाद बिहेवियर को हम एनालाइज करते हैं, बिहेवियर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं सारा कुछ, कंपोनेंट्स को क्यों हम जो है वो एग्जामिन करते हैं, स्टडी करते हैं, इनको अंडरस्टैंड करते हैं, क्यों इंटरेक्शन को क्यों अंडरस्टैंड करते हैं, बिहेवियर को क्यों करते हैं, टू डिराइव मीनिंगफुल इंसाइट। ठीक है जी, एंड बिल्ड इफेक्टिव मॉडल। यानी कि ये सारा एग्जामिनेशन, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन अबाउट कंपोनेंट्स, इंटरेक्शन एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम क्यों करते हैं, ताकि हम अच्छे से मॉडल बना सकें, ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज
रह ना जाए और कोई लेस इंपॉर्टेंट और निग्लेक्टेबल कोई कंपोनेंट, कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज उसमें शामिल ना हो जाए, ताकि हमारा सिस्टम, हमारा जो मॉडल है, हमारा जो सिमुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। एक एक पैरामीटर है जिसका सिमुलेशन में कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्यों सिमुलेशन में ऐड करें? ठीक है, ओके। की कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस, प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स जस्ट लाइक वी हैव डिस्कस्ड हियर। सबसे पहले हमने कंपोनेंट्स को देखना है। तो कंपोनेंट सिस्टम एनालिसिस बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द की कंपोनेंट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द सिस्टम, जिनसे मिलके सिस्टम बना है। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला जो फेज है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स। यू कैन से system components as building blocks. This includes elements, processes, inputs, outputs and feedback loops. Different चीजें, different type के components आप identify करोगे, ठीक है जी। यानी कि ये सिस्टम एनालिसिस का पार्ट है। तो सिस्टम एनालिसिस का पहला कंक्रीट स्टेप हुआ कि आपने सिस्टम के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब मैंने आपको प्रीवियस सेशन में, लेक्चर में ये बात बताई थी, इफ यू वांट टू शो सम हैप्पी फेस और हैप्पीनेस, तो आप ये कुछ इस तरह की स्माइली यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें, आईज नहीं है, इसमें नोज नहीं है, इसमें जो है वो और कुछ भी नहीं है, हेयर्स नहीं है, आर्म्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फेस, वो भी एक सर्कुलर वे में फेस रिप्रेजेंट किया, और लिप्स को हमने, चूंकि हमें आपको पता है जब बंदा हैप्पी होता है तो उसके लिप्स कुछ इस तरह से जो है वो बन जाते हैं, ठीक है जी। और जब सैड होता है तो फिर लिप्स उसके, होंठ उसके गिर पड़ते हैं, उतर जाते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहां पे हैप्पीनेस और सैडनेस को शो करने के लिए फेस वाज द ओनली थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने बाकी चीजों को निगलेक्ट कर दिया, सिर्फ एक कंपोनेंट जो इंपॉर्टेंट था वो था फेस, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका एनालिसिस में, वो आपका कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन है। द नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शन। नाउ if in the system there are more than two components, because system could be simplest enough just like this, ठीक है जी। तो जैसे एक फेस है, तो इसमें तो सिर्फ एक ही आप कंपोनेंट कह लो, अगर दो हैं तो वो एक फेस है और एक जो है वो लिप्स हैं। तो लिप्स क्या हो सकते हैं? फ्लैट हो सकते हैं, वो हैप्पीनेस मोड में हो सकते हैं, सैडनेस, ठीक है। तो उनकी इंटरेक्शन, अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शंस, एनालाइजिंग हाउ कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद इन द सिस्टम, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, ये समझना बड़ा क्रूशियल है, ठीक है जी। उनकी इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड करना क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। दिस इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द कॉज एंड इफेक्ट। इफ वन कंपोनेंट इज इंटरेक्टिंग विद अदर, देन व्हाट इफेक्ट्स वुड बी देयर, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड एज कॉज एंड इफेक्ट। रिलेशनशिप्स, दो कंपोनेंट्स की आपस की रिलेशनशिप है, उसकी कॉज क्या है, वजह क्या है, और इफेक्ट क्या होगा। डिपेंडेंसीज, which component, which event is dependent, and feedback, ये सारी चीजें आप इंटरेक्शन में अंडरस्टैंड करोगे। mechanisms that influence the system's behavior, एक्चुअली जो इंटरेक्शन है that is also known as behavior। तो behavior को अंडरस्टैंड करने के लिए आप कॉज एंड इफेक्ट, इंटरेक्शन को, रिलेशनशिप को, डिपेंडेंसीज को, फीडबैक को, सब चीजों को अंडरस्टैंड करोगे। तो पहला स्टेप था कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन, दूसरा स्टेप है इंटरेक्शन, understanding of interaction. Third one is defining system boundaries. You have to define the boundaries, and you should limit into the boundaries only, not beyond the boundaries, not beyond the limits, ठीक है जी। आपको ये भी बताना है कि कितना, कहां तक सिस्टम को आपने रिप्रेजेंट करना है, सिस्टम की लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। Establishing clear boundaries is essential to define the extent of the system under consideration. For example, if you want to
again we can discuss very simple example. It is a limitation, it is a boundary of the system. I am not discussing, I am not focusing on the arms and different anatomy, different components or different parts of the body, but only face and lips. Okay, this helps in focusing the analysis on the relevant components and their interaction only, not irrelevant concepts. ठीक है जी. अगर आप irrelevant और very less important components को include कर लेते हैं तो आपका जो focus है वो deviate हो जाएगा, आप distract होंगे. Fourth one is determining system objective. Why you are going to model and simulate something? What is the purpose? What are the objectives? What are the goals? Clearly defining the objective and goals of the system is integral to system analysis. ठीक है जी. आपको उस कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करना है कि आई वांट टू सिमुलेट दिस थिंग, द पर्पस ऑफ सिमुलेशन एंड मॉडलिंग इज दिस. तो आपको उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस परफॉर्म करना है. अंडरस्टैंडिंग व्हाट द सिस्टम एम्स टू अचीव प्रोवाइड्स डायरेक्शन. यहां से आपको डायरेक्शंस मिलेंगी, यहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी. डायरेक्शंस फॉर सबसीक्वेंट मॉडलिंग एंड सिमुलेशन एफर्ट्स. आपको जब आपको पर्पस का पता होगा, मिसाल के तौर पे आपका कोई फ्रेंड कहता है कि जी मुझे अपना सेल फोन दें. मैं अब चूंकि ये सिर्फ एग्जांपल पर्पस समझाना चाह रहा हूं, इसका मॉडलिंग सिमुलेशन से रिलेशन नहीं है, पर्पस सिर्फ. फ्रेंड कहता है जी मोबाइल दें, आप कहते हैं जी करना क्या है, वो कहता है मोबाइल दो, मुझे मोबाइल चाहिए. आप कहते हैं ये लो मोबाइल. तो आप लॉक ओपन करके देते हैं, वो नंबर डायल करता है, डायल नहीं होता. कहता है जी मिल नहीं रही कॉल, बैलेंस नहीं है. तो जिसका मोबाइल था वो कहता है इसलिए तो पूछता था करना क्या है, कि इस पे सिर्फ नेट चलता है, वाईफाई ये वो, अगर कॉल करें ये वाला दूसरा ले लो. ठीक है. सो दैट पर्पस इज इंपॉर्टेंट. अगर वो पहले ही बता दे फ्रेंड, वो कहता है जी बड़ी बेतकल्फी में कहता है नहीं जी मुझे दो, तुम्हें क्या लगे क्या करना है. ठीक है. तो पर्पस इंपॉर्टेंट है. तो जब उसने बताया कि जी मुझे कॉल करनी है, फिर वो कहता है ये वाला लो, कॉल बैलेंस, ये आपका पर्पस इससे फुलफिल होगा. तो अगर आपको पर्पस का पता है, ठीक है जी, तो फिर आपको क्या है जी, आपको ऑब्जेक्टिव पता है, गोल पता है, फिर आपको डायरेक्शंस मिलती हैं, फिर आपको गाइडलाइंस मिलती हैं मॉडलिंग सिमुलेशन. फिर आप उसको एक्यूरेट वे में उसके कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करते हो. पर्पस का पता होना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव गोल्स का पता होना इंपॉर्टेंट है. फिर आप उसी हिसाब से कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करते हो, उसी हिसाब से इंटरेक्शन के ऊपर फोकस करते हो, कौन सी इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है जी. ओके. इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन मॉडलिंग. कंसेप्चुअल मॉडलिंग. The insight gained through system analysis contribute to the creation of conceptual model. You are developing a conceptual model. It is not a actual model. It is a conceptual. Just for making your concepts clear, just for providing you understanding at its best level. ठीक है जी. These models represent the abstract and high level structure of the system, capturing its essential features. If you are focusing on very essential features only and high level structure, then it is a conceptual model. You are just discussing a concept. The next is mathematical formulation. You can formulate mathematically for checking the results. ठीक है. तो जब भी हम कोई सिस्टम की सिमुलेशन करते हैं तो बाज़ औक़ात हमें उसकी, जब आप फॉर एग्जांपल आप देखें, जब पाकिस्तान ने जब फर्स्ट टाइम या कोई भी कंट्री जब वो एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट करते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो पहले बम बना के तो वो फोड़ देते हैं? ऐसा नहीं होता. पहले उसको सिस्टम के ऊपर उसके कंपोनेंट्स क्या लें, मॉडलिंग की जाती है, सिमुलेशन की जाती है, देखा जाता है कि वो कितना इसका इफेक्ट होगा, क्या 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 चीजें ये इसके इफेक्ट्स में आएंगी, कितना नुकसान करेगा. फिर सारा सिमुलेशन करके उसके रिजल्ट्स दे के मैथमेटिकली कैलकुलेट करके कितना एरिया ये इफेक्ट करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर जाके वो
एक्चुअल आपका डेवलपमेंट होती है, फिर जाके एक्चुअल उसका टेस्ट होता है। ठीक है जी। तो मैथमेटिकल फार्मूलेशन उसके रिजल्ट्स को कंसीडर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए जरूरी है। सिस्टम एनालिसिस फैसिलिटेट्स द ट्रांसलेशन ऑफ कंसेप्चुअल मॉडल इनटू मैथमेटिकल फार्मूलेशंस, equations, algorithms and relationships are derived based on the identified components and interactions। ठीक है जी। तो मैथमेटिकल फार्मूलेशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वैलिडेशन ऑफ मॉडल। द वैलिडिटी ऑफ मॉडल इज डिपेंडेंट ऑन एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम एनालिसिस। तो अगर आपका एनालिसिस अच्छा होगा तो तब ही जाके आपका जो मॉडल है वो अच्छे से वैलिडेट हो सकता है, तभी मॉडल अच्छा होगा, तभी मॉडल सही वैलिडेट होगा। Ensuring that the model faithfully represents the real world system requires a robust understanding derived from system analysis। जब तक आप रियल वर्ल्ड सिस्टम को अच्छे से उसका एनालिसिस कर नहीं लेते, सिस्टम एनालिसिस उसका परफॉर्म कर नहीं लेते, तब तक आप अपने सिस्टम को सही बना नहीं सकते, और सही बनाएंगे नहीं तो वैलिडेट कैसे होगा, राइट। सो दैट ensuring that the model faithfully represents the real world system requires a robust understanding। आपको robust understanding उसकी चाहिए होती है। ठीक है जी। ओके, ऑप्टिमाइजेशन एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस। ऑप्टिमाइजेशन होता है if there are something lacking, if there is some deficiency, और आपने उस डेफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, आपने रिजल्ट्स को बेटर करना है। This process of removing deficiency, this process is of getting more good results, more effective results, this process is known as optimization। ओके, अगर आप ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस करना चाहते हैं, तो फिर भी आपका सिस्टम का एनालिसिस आपको असिस्ट करता है। सिस्टम एनालिसिस एड्स, वो असिस्ट करता है, हेल्प करता है इन आइडेंटिफाई करने के लिए एरियाज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन वेयर यू कैन इंप्रूव, व्हाट एरिया इज सेंसिटिव, वेयर यू कैन डू मोर थिंग टू इंप्रूव द रिजल्ट्स। ठीक है जी। तो ये आपको सिस्टम एनालिसिस बताता है कि आपने कौन सा एरिया वीक है आपका, जहां पर अब आप मजीद मेहनत करें तो आपका ओवरऑल रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आपने एग्जाम्स दिए, आपका सीजीपीए जो आपका डिजायर था, जो आपका टारगेट था, वो नहीं बना। अब आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट को एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे पहला सेमेस्टर, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथे सेमेस्टर में ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सीजीपीए मेरा जीपीए अच्छा नहीं था, आपने एनालिसिस किया। फिर छठे में ये एक है, इसका जीपीए भी कम था, लेकिन चलो ये तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो प्रीवियस सेमेस्टर में जो चौथा था या पांचवा था, तीसरा था, उसमें ये 2 सब्जेक्ट हैं जो कि वेरी पुअर हैं, जिनका जीपीए बहुत लो है। ठीक है, 1.5 है, जिससे ओवरऑल सीजीपीए मेरा अच्छा नहीं आ रहा। तो वो आपने एनालिसिस करने के बाद वो 2 सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए, आपने कहा इनको अगर इंप्रूव करता हूं तो मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाएगा, मेरा रिजल्ट ऑप्टिमाइज हो जाएगा, मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो जो आपका एनालिसिस है वो आपको वो एरिया बताता है, वो एरिया आइडेंटिफाई आप कर सकते हो जहां पर आपको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सो दैट ओवरऑल सिस्टम विल बी इंप्रूव्ड। Sensitivity analysis, which explores the model's response to changes, is informed by the insights gained through system analysis। तो ये sensitivity analysis भी आप system analysis की बेस के ऊपर ही परफॉर्म करते हो। Complexity now challenges in system analysis। challenges क्या क्या हैं? Complexity, many real world systems are inherently complex। inherently कहते हैं internally। ठीक है जी। मसलन इंटरनली से क्या मुराद है? एक बंदा बज़ाहिर बड़ा वो सेहतमंद लग रहा है, हेल्दी लग रहा है, लुकिंग नाइस, लेकिन उसके इंटरनल अंदर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, खुदा ना खास्ता कोई इशू बना हुआ है, तो दैट जो अंदर प्रॉब्लम है उसको हम इनहेरेंट कह सकते हैं, इंटरनल। और इसका सिर्फ इंटरनल मीनिंग नहीं है, इनहेरेंट कहते हैं इंटरनल प्लस ऑटोमेटिकली, यानी कि एक चीज ऑटोमेटिकली और
एवरी टाइम फॉर ऑल वो कॉम्प्लेक्स होती है, मुश्किल होती है, उसकी नेचर ऐसी होती है, तो उसको हम इनहेरेंट कहते हैं। इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स वो बाय डिफॉल्ट, इंटरनली बाय डिफॉल्ट वो कॉम्प्लेक्स है। Many real world systems are inherently complex, making it challenging to comprehensively analyze all components. If the system is simplest enough, then you can analyze easily. On the other hand, if the system is complex, then it is a challenge for you to analyze the system. डायनामिक नेचर सिस्टम्स ऑफन एग्जिबिट डायनामिक बिहेवियर। सिस्टम कहते ही उसको हैं जो कि जिसका बिहेवियर हो, जिसका कोई ना कोई फंक्शनैलिटी हो। ठीक है जी। तो बाज जो सिस्टम्स होते हैं वो डायनामिक नेचर के होते हैं, वो बड़े मतलब कह लें कि उसमें आपको आप समझ नहीं पा रहे होते कि इसके कंपोनेंट्स कैसे, क्यों, कब, इंटरेक्शन कैसे, क्यों, तो वो चीज़ें आपको डायनामिक बिहेवियर की वजह से थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होती हैं। And capturing these dynamics accurately during analysis requires sophisticated methodologies. आपको एक कोई खास सिस्टमैटिक तरीका चाहिए, मेथोडोलॉजी चाहिए उसको एनालाइज करने के लिए, सिस्टम को एनालाइज करने के लिए। ठीक है जी। तो ये चैलेंजेस हैं आपके सिस्टम एनालिसिस में। देन डाटा अवेलेबिलिटी, द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा फॉर एनालिसिस कैन पोज चैलेंजेस। If your data is not available, or if the quality of available data is not good, then your analysis is overall not good. Is it fine? बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Incomplete or inaccurate data may impact the accuracy of the derived models. चूंकि डाटा की बेस के ऊपर हम प्रेडिक्ट करते हैं, अगर मुझे डाटा इंफॉर्मेशन गलत दी गई तो मैं डिसीजन गलत ले सकता हूं। ठीक है। इसीलिए हदीस मुबारका में है कि लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखो। जब आप अच्छा गुमान रखेंगे तो आप अपने ब्रेन को अच्छा डाटा दे रहे हैं। अगर आप गुमान आपका गलत हो जाएगा, फिर आप अपने ब्रेन को फीडिंग गलत कर रहे हैं, गलत डाटा दे रहे हैं, फिर क्या होगा? जब आपने ब्रेन को डाटा गलत दिया, फिर बिहेवियर गलत हो जाएगा, फिर आपका एटीट्यूड गलत हो जाएगा। ठीक है जी। तो इनकम्प्लीट एंड इनएक्यूरेट डाटा, उससे क्या होगा? उससे आपका मॉडल सही नहीं बनेगा, उससे आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे, सिमुलेशन सही नहीं होगी। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, बाज ऐसे सिस्टम्स आपने मॉडल करना होते हैं जिनमें सिस्टम डोमेन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके वो इंटरडिसिप्लिनरी, वो आपस में कई डिसिप्लिन मिले जुले होते हैं, तो वहां पे वो भी एक चैलेंज है। मैनी सिस्टम्स स्पैन मल्टीपल डिसिप्लिन। मल्टीपल डिसिप्लिन से क्या मुराद है? उसमें इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट भी हैं, कंप्यूटिंग के भी हैं, फिजिक्स के भी हैं। ठीक है जी। requiring collaboration and expertise from diverse domains during the analysis phase. For example, just like I have shared with you, if some system might have diverse disciplines, for example physics, computing and engineering, then we must have appropriate and sufficient knowledge for all of these three disciplines. फिर जाके हम अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, फिर जाके हम जो है वो एक्यूरेटली एनालाइज करेंगे सिस्टम को। सो इट इज ऑल अबाउट सिस्टम एनालिसिस, एंड यू गॉट सिस्टम एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज। सिस्टम एनालिसिस ही वो फेज है जिससे हम अच्छे मॉडल बना सकते हैं, अच्छी सिमुलेशन कर सकते हैं। So it's all about today's topic. We will discuss next one in next session. Take care. Allah Hafiz.